ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन। आज हम कैन पाक जो हमारा कैन पाक ईएचएस प्रोफेशनल फोरम है, इसके बिहाफ पे हमने एक फ्री ऑनलाइन वेबिनार अरेंज किया है, जो स्पेसिफिकली EB2 NIW के हवाले से है। और इसमें मैं जो स्टार्ट में आप लोगों को थोड़ा सा हमारा जो फोरम है कैन पाक EHS प्रोफेशनल, उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। और सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है कि ये जो सेशन है ये एक जनरल अवेयरनेस के बारे में है, क्योंकि हमारे जो भी प्रेजेंटर हैं या होस्ट हैं, इनमें से कोई भी लॉयर नहीं है और लीगल एडवाइस नहीं दे सकते हम लीगली। तो इसको जनरल अवेयरनेस का सेशन है, तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। कैन पाक EHS प्रोफेशनल फोरम है जी हमारा। आज से 4 साल पहले हमने 2021 में इसकी बुनियाद रखी थी। इसमें तमाम वो पाकिस्तानी जो कनाडा में मुकीम है या कैनेडियन सिटीज़न और पाकिस्तानी सिटीज़न के साथ पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, वो हमारे मेंबर हैं। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 150 के करीब हमारे मेंबर हैं इसमें, और जो कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में और कनाडा में और मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों पे, बहुत आला ओहदों पे फाइज है अल्हम्दुलिल्लाह। बिग नंबर ऑफ CRSPs इन दिस ग्रुप, और बहुत सारा CSPs भी हैं, CIH हैं हमारे ग्रुप में, मल्टीपल PhDs हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अगराज व मकासद जो है इस ग्रुप के, वो पाकिस्तानी जो भी न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा में आते हैं उनको फैसिलिटेट करना प्रोफेशनली, और उनको स्टार्ट में जो भी मुश्किलात आती हैं तो वो मुश्किलात का सलूशन देना, मेंटरशिप प्रोवाइड करना, गाइडलाइन देना, और प्रोफेशनली भी एकेडमिकली भी। तो ये हमारे बुनियादी अगराज व मकासद हैं। और हमारी बहुत फ्रीक्वेंटली एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसमें हम पाकि टॉप मोस्ट जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट डे भी हमने सेलिब्रेट किया करते हैं, और सारे दोस्त हम लोग जमा होते हैं, मैक्सिमम जो कोशिश करते हैं जितने भी हो सके, ताकि अपने पाकिस्तान का नाम जो है वो हम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें और एक कौमी यकजहती का मुजाहरा भी कर सकें। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। मेरा नाम सलमान मलिक है और मैं फाउंडर मेंबर हूँ कैन पाक का, along with हमाद भाई. So I am CSP, CRSP and Cert IOSH and PMP certified. और मैं यहाँ पे कनाडा में एक कॉलेज के अंदर एज अ EHS इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और साथ साथ एक कंपनी के अंदर एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। हमारे को होस्ट जो है इस वेबिनार के भी, और हमारा जो कैन पाक ग्रुप है इसके फाउंडर मेंबर है, और मेरे सेफ्टी के अंदर पहले गुरु भी यही हैं, मेंटोर, ही इज़ माय मेंटोर, हमाद मुजफ्फर। बहुत मशहूर और मारूफ नाम, काफ़ी अरसा मिडल ईस्ट में सर्व किया, अब कनाडा में है रहे हैं 4 साल, रिसेंटली अमेरिका में गए हैं। तो ये भी CSP है, CRSP है और CMIOS है। इसके बाद सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रेजेंटर्स का, जिन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला है और आज हमें गाइडलाइन देने लगे हैं। और ये बहुत अजीम काम है, किसी को भी आप रोजी रोटी का जरिया बने, आप जरिया माश बने, उसको तरबियत दें, उसकी एजुकेशन के अंदर, उसकी सोर्स ऑफ इनकम के अंदर हेल्प कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। और इसी जज्बे के तहत ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबिनार अरेंज भी किया है, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं नवीद अराई साहब के। माशाल्लाह बहुत हैवी ड्यूटी प्रोफाइल है, मास्टर्स इन पेट्रोलियम है, मास्टर ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर साइंसेज भी है, MBA भी हैं, CSP है, CRSP हैं, और कई साल जो है सऊदीया में ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्होंने काम किया है, फिर नियोम के अंदर भी इन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया। तो इनको भी हम वेलकम करते हैं और बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके बाद हमारे प्रेजेंटर जो है सईद महमूद साहब, लो कार्बन एनर्जी प्रोफेशनलिस्ट हैं। एजुकेशन आप देख सकते हैं माशाल्लाह सेम नवीद भाई की तरह, MBA किया हुआ है लंदन से, BS इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर, PEng है ओंटारियो में कनाडा के अंदर, PMP सर्टिफाइड है। और इन दोनों ने, नवीद भाई ने भी अभी EB2 के जरिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल किया है, और सईद महमूद साहब ने भी इसी तरह। और सईद महमूद साहब ने तो बल्कि अपना सारा केस जो है वो खुद किया है, विदाउट लॉयर सारा कुछ किया है।
और ये कनाडा में मूव हुए थे 2010 में। 2016 में इन्होंने कैनेडियन पासपोर्ट रिसीव किया। फिर 2005 में इन्होंने, इसके बाद हाँ, अमेरिका के अंदर इन्होंने EB2 को अप्लाई किया और अब वहाँ पे ग्रीन कार्ड के साथ ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और कुछ सालों में सिटीजन बन जाएंगे। तो मैं जो प्रेजेंट सईद साहब को हैंड ओवर करने से पहले थोड़ा सा हाउसकीपिंग आइटम है कि ड्यूरिंग द सेशन प्रेजेंटर के अलावा हम सबको म्यूट रखेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो वर्बल नहीं होंगे, वो आप चैट बॉक्स में डालेंगे और उसमें एंड पे जो क्वेश्चंस हमें, क्योंकि हम साथ साथ क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, हम सईद साहब को पूरा मौका देंगे तो वो प्रेजेंट कर लें, मे बी आपका सवाल उनकी नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में हो इस वजह से। और एंड पे मेरे में से या हमाद साहब से हम लोग इसको चैट बॉक्स को मॉनिटर करते रहेंगे। जो क्वेश्चन हमें ऐसे लगेंगे कि जनरल पब्लिक के लिए फायदेमंद हैं उन क्वेश्चंस को हम इनसे डिस्कस करेंगे। जो इंडिविजुअल बेसिस पे क्वेश्चंस हैं जिससे जनरल पब्लिक को फायदा नहीं होगा तो वो हम पाइपलाइन में डाल के बाद में इंडिविजुअली डील कर लेंगे। ओवर टू यू सईद साहब। सईद साहब आप म्यूट पे हैं। Okay, could you hear me now? Yes, yes. Perfect. Okay, thank you very much indeed, everyone's, especially Salman Bhai, Hamad, Naveed. Highly appreciate for taking me on board with this one. I'm already, as I mentioned earlier, I'm running a session with another set of people as well, and obviously I'm more than happy to provide all the guidance and support even to the participants for their journey towards US immigration. So let's start with the conversation because I put everything into the slide. Everyone can see my screen, which has a blue color. Yes. Okay. Yeah. All right. I would run the session in English, and I would expect you to live with me. But we will jump to Urdu also. Whenever I'm loss of word for English, I would go to Urdu, right? And mostly that will happen when I'm emotionally imbalanced, and that can happen frequent, because we are going an uphill journey. हमारा सांस थक जाएगा, हमारी सांस चढ़ जाएगी इस काम के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट बी bear with me, और आप जैसे भी whatever the way you wanna talk to me, you can put up the questions, right? So starting from the US immigration, EB2 national interest waiver and EB1 green card pathways. These are the two green card pathways that professionals have. There are a bunch of others: family immigration, there is asylum, there is F1, there is student visas, and there's much more. But I have no idea on any of them. I have only idea in these two categories, and a good grip on that. EB2, which is called Extraordinary Ability Category 2, and with the national interest waiver option. And then there is an EB1 category green card pathway. So these are the two things that we will be discussing in the today's session and in the coming session. Okay. Just to give you a tentative plan, I don't know how much feasible or how much practicable it could be, but our plan is to, in the first couple of sessions or today's session maybe, I would like to draw in the differentiation factor between EB2 national interest waiver and EB1 category. These two categories, how they differ from each other. The issue is that the reason to bring up this issue in the first one or two sessions is basically uh, not everyone understands his own potential. People, including myself, when I started my journey on this one, I realized that I qualify for EB2. But then when I put my hand into EB1, I realized that I can qualify as well. But it took me 2 times. So in reality, I took US immigration 2 times in 6 months. Once from EB2, and then I declined that, and then I went to the EB1, which is the higher category. So why did I waste first 4 months in EB2? I could have gone for EB1 because I was not have awareness
what is the key differentiation between EB2 and EB1. So it wasted my 4 months, but I got immigration 2 times, United States immigration, within 6 months. So because I had to go through this one, I want that everyone else should be able to understand what is his strength and gauge himself for the right pathway through this session, so his time is not wasted. So we will run a couple of 2 to 3 sessions or 1 to 2 sessions for EB2 and EB1 differentiation. And then during this time, we will have a lot of homework for you guys for self-exploration. And I expect in these sessions, the people to come back and speak up and have a clear idea based on my support, which path is right for them, right? Like it is right away you are starting your work. Once we know that in a couple of weeks, then we will know if it's a EB2 or EB1. So we will have to split these sessions into two, which is EB2 National Interest Waiver, which is a specific discussion. And then we will run a separate session for EB1A if someone is interested into that category. We will go in detail. So it's about like 40 hours, over 40 hours of question and answers. It's a long session and be prepared for that. As I said, it's an uphill travel. Uh, we will get tired. We will get, kind of exhausted with the information, but we have to go on. Okay. Thank you. Let's go to the next slide. And okay, before I talk any session, my life is 56 years, but I say I live 100 years by now, honestly. So some of the life lessons which are more important than any immigration or anything else. So I want to talk to you about the first thing, life talk. That's only one slide, and I want to give a message. Fear. You know, fear is hurting all of us in any way and many ways. So keep one thing in mind, fear is always worse than what can happen. That is as simple as it is. Fear is our shadow. It always, captures us and disables us from taking actions. So there are countless examples of fears, countless examples. One of the examples in this context, when I was just talking to Salman as well, that when I was applying for EB2, someone said to me, "Oh, you are writing your petition by yourself?" Yeah, why not? "Oh no, that's not. That's what you should hire a lawyer." And then someone also said to me, "Oh, people were building up fear on me. People have been building up. My best friends have been building up fear on me." And they said, "No, I'm gonna do myself, and I will do it through premium processing." So you will, in this journey, you will find a lot of fear, right? From what is this? I see a lot of bells ringing in between. So, okay, all right. Sir, So, people are just joining in. We're just adding okay. them in. That's it. All right. Okay. So what I want to say is that you will see a lot of fear. Gauge the fear, especially the whole this group is health and safety, and health and safety is basically gauging the risk in its right dimensions. Safety doesn't stop the work. Health and safety, they are not there to stop a job. I'm talking about with your perspective, but they are there definitely to gauge the risk. This is your professional life, boys. So now, if you deploy your professional approach in your personal lives and gauge the fears, gauge the risks to their right magnitude, right dimensions, right geometry, then probably you can defeat the fear. And those fears, our problem is our professional life is not connected with the personal life. So always have, gauge the fear और फियर को देखो और उसकी डायमेंशन देख के उसको अटैक करो और उसको किल करो. अदरवाइज दिस फियर इज गोना लीव यू फॉर नोवेयर. इसमें बेशुमार फियर्स हैं, लाइफ के फियर्स हैं, फैमिली फियर्स होते हैं, फाइनेंशियल फियर्स हैं, अननोन फियर्स होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन फियर्स. You agree or you not, but it is not. And the right way of doing is be genuine. Confront the fear. See what it can happen. ये छत गिर जाएगी ना यार, तो मैं ये देखता हूँ कि छत कैसे गिरेगी.
when I accept that fear, कि ये हो जाएगा, so then I take the measures. So always come out of fear. In any of the upcoming sessions, I do not want to see a sign or a vibe of fear in any of the participant or any of the person who seeks my help. I do not want to have any fear. Be bold and world is yours. I did. Okay. So in the next sessions, we will go through. All right. So that's a live talk. Next time we'll have another topic, but I would like to hear more on that. Quick introduction, run through. My name is Saeed, and I'm basically a mechanical engineer from UT Lahore. I did my PN from Ontario, did PMP kind of thing. And then I went to actually London Business School, UK, which is one of the top 3 business school in the world. As per 2010, actually, it was the top most business school, beating Harvard Business School, INSEAD France, and other things. I graduated high school from Pakistan, and when I did my matric exam, I took first position in 60,000 boys and girls, and I was a gold medalist for Bahawalpur division, 1984. 1984, end of the exam, they collected all of the board winners in Lahore, and they did the competition among the board winners, and I won that all the board winners in competition, and I became the uh, best student of Pakistan. That was unfortunately Nawaz Sharif who gave me that medal, but I had to accept it. Anyhow, so my appetite for academics is super high. That's took me to London Business School. So it was a beautiful journey in 2010 and 11. Let's go to the next slide. My personal life, gentlemen, I am passionate about driving. I do car racing. I did 4 years car racing, rallies in Dubai and different parts of the world. I have a beautiful family, 3 children with me. You can see on the right-hand side, Amal, Danish, and Alina, my wife. And Danish is, these days I'm coaching car racing and rallies, and my son is the one who is actually my student and my focus on that. I want him to go into Formula One, and the car that you see behind is a Mazda, and it's a 26 years old car, and I rebuilt it. All the shocks, everything is upgraded in that car. So this car goes on the track with all the other cars. So Danish is using it. I'm proud of that. My son is doing so far. No bone breakage, no injury, and I'm waiting for that. Okay, just a career timeline. It's not about me, gentlemen. I want you to, when you're going through this one, note my accent, note how do I speak, note to me, where do I go and how I represent myself. The same things have to be represented into your case, because you are going to present a case to United States. So this is a way of how I put myself. 1993 to 2000, I worked in petrochemical industries and in Pakistan. And in this time, I did BSc engineering and I focused on design and construction. In between 2000 to 2010, 10 years, I was in Dubai. MENA region, most of the institutional commercial infrastructure buildings, MENA and UK, I did my MBA. Basically, my work was MEP design, and then I slided into the commissioning side. To 2010, I came to Canada, and then 2010 to 2020, I worked in the mining sector, oil and gas conventional side. Canada, Europe, Italy, and different parts of the world, Africa, Middle East. In this time, I completed my PNG and PMP, and most of my experience was commissioning on the industrial side. In 2020, I realized that I'm doing wrong, so I divorced all my previous experience on the oil and gas, and I dedicated myself onto the sustainable technologies. And today, I'm well known in the industry as a very successful sustainable professional. My professional work involves basically working with different companies as well as providing consultancy to international investors from Australia to here. So that's my quick run through. This slide is very super important. Forget it's about me. It's think about it you.
So on the horizontal axis, you see that 1993 to 95, 97, 99, 21, until that time, these are the skill set I worked on, which is hydraulic, thermodynamics, basic industrial processes, AutoCAD, MS Project, VB programming, technology modeling. Functional skill set for engineering, design, construction, startup operations. Okay. From 2001 to all the way 2010, my personal skill set were design softwares, enhanced technology modeling, business modeling, assets, SAP. I did SAP from Malaysia, communication, meetings, persuasion, ideas, selling, how to sell an idea, functional skill set, blah, blah, blah. Then from 2010 to then the next session is up to 2016. These are the technologies I learned. These are the management skills I learned. Then from 2016, I went to more technology, as you can see here, because I was focusing on the sustainability side and less on the management side, but on the strategy and business commercial side. And since 2019, 2020, I'm working totally on the both commercial and renewable side. My profile on EB2 is heavily focused on sustainability, and that's my winning case. And in that one, I linked it with the business operations, team building, hiring, training, and other areas. So that's kind of how I explored myself. Uh, I had to push myself to my limits to think about again and again what I did when. And this is not easy thing. Exploring yourself is the most difficult thing. It is the most difficult thing, boys. Okay. So you need to start thinking about it, please. Okay, so the purpose for this slide is just to make sure that you understand how to explore yourself. It's a kind of a framework to explore yourself. Okay, this will help you. Okay, next slide is not relevant, but I bring to Tesla. This is a presentation I gave it to Tesla actually also. These are some more like slides. So the introduction is over now. All right. So any question about me? Okay. All right. Okay. Thank you. All right. So I went through immigration process 2 times. First time, October 2024, 24, and because I'm a Canadian national, I could live in USA and in what's that called, TN visa. But everything was fine until my wife told me that, girl is growing out of 21 and we need to do something about it. Okay, all right. So I went ahead and I decided for EB2. It was end of 2024. I moved to United States in 2021. 2 years I have been living on TN visa, and I was absolutely fine with that. I had no dream to become a US citizen or something like this. But finally, when the girls and the boys started university and they liked USA, I thought maybe it's a good idea to have that. Otherwise, I will be paying like through my skin, for their education. It's too expensive here. Then I decided to go for EB2. I applied for EB2 in October 2024. Within 45 days, I got 100% approval, no RFE, nothing. So we got the EB2 success. And then in December, when I was driving from California to Houston here, my wife told me that, we cannot apply for green card. Why? Because there is a 1 year waiting period for Pakistanis, rest of the world. But luckily for us, it's just 1 year. But for Chinese or Indians, it's more than 10 or 15 years, I guess. So my daughter was turning 21 on March 31st, 2025. She was turning on 21 years. So I got my EB2 approval in December, which means if I wait for another 1 year and then apply for my citizenship, that means my daughter will be over. Now, meanwhile, when I got the EB2 approval, you know what, boys? My daughter gave me a call and she said, everyone was happy at home. And my daughter, you know what said? She said, congratulations, Baba. That was the heaviest words in my life because she knew that she is going to be left out. Think about it. Your only dear eldest child
is being left out and whole of the family is getting a green card. Very painful. The way she said to me, congratulations, boys, understand the tones, understand the passions, understand the people. This, nothing more than the people that around us. So when she said, I came back to my room, I was in California that time, and I said I should, even if I don't apply for EB1 category, I should decline EB2. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Don't want to do that. Simple. Well, I already have a Canadian passport. Why do I need to go through this shit? So in December, my wife came over to California and we were driving back from California to here. It was a 3-day journey. And I said, hey, listen, girl, find me out if EB1 possible, because I think it's for Nobel Prize or something like what they call Oscar Award. So she read me the 10 requirements. In the first glance, I realized I can fulfill 6. Then I thought, and then no, I can't do that, man. It's misjudgment of yourself. Then I came to 3. So in those 3 days journey, while I was driving, I could figure out through audio lessons and all that there are at least 3 criteria I can meet. And I said, okay, I will play on that. So I kept EB2 approval on the side, and in end of December, this is December. We are coming in January. I was building home, and February I had some other issues. So I applied for EB1 category, which is for Oscar and big names kind of things. On March 10, we will see the time frame there. So, and then finally I got the EB1. The purpose to say is that people said to me, people were scaring me, fearing me. They had a fear for me, telling me that you cannot do EB2. And fucking I did the EB1. Do you understand, boys? Every one of us has got that strength. Every one of us has got that strength. And we do have that strength. We don't know about ourselves, right? So the people were scaring me from EB2, self-petition writing, and I wrote again EB1 on my side. I wrote 100% application myself, assembled all the exhibits and sent it. And within 15 days, I got the approval for EB1 too. I got EB1 approval 2 days, practically 48 hours before my daughter turned 21. And right next day, I applied for green card, and they got the green card application before she turned into 21. So it was before she expired her age. It was about 8 hours time left over. And I worked relentlessly. Okay. It's not ability. It's about your hard work. I don't see any here. I just see the thumbs up, but I need the people to speak up, stand up for themselves. Boys, it's all about hard work. It's not the ability. It's not the ability. You have to project your ability through your hard work. Hard work, hard work, hard work, that brings you up. Okay, so that was a little bit of introduction. Let's go to the next slide. So here is the approval for the, I think it's the EB2 approval that, as you can see, everyone can see my screen? Yes? Okay, all right. So you can see receipt number, you can see the receipt date. They received my application on 11th of October 2024, and the same was my priority date. And then immigration petition, that was individual with advanced degree or exceptional ability in the national interest, section 203B2. Consulate ETA case number, blah, blah, section code, occupation code was this one. And as you can see in here, the first line here, the above petition has been approved. So that was 17 December 2024. And that was that was something very happy about, but until I received a call from my daughter. She is at University of Texas in Dallas, and she is so dear to me. So
She gave me a call, and that changed my world. Okay, changing your world for someone is not a bad idea. Okay, so here we go. This is the approval for alien extraordinary ability. As you can see, section on the right hand side, approval notice, alien of extraordinary ability, section 2B 1A. So again, this is Saeed Mahmood. The above petition has been approved. We got this one on 7th of March. 26th of March, sorry. 26th, as you can see, do you see the date here? So it is 26th of March, and my daughter was turning 21 on 31st of March. I applied on 12th of March. And on the front page of the petition, I wrote one document very clearly. If I do not get EB1, I cannot accept EB2. Finish. I will have to think about my options. I told United States, boys, stand up for yourself. Okay? You have the ability, you have the skill set. Each one of you is $1 million, billion-dollar person. The only thing is to explore yourself. And you are here not because you want to hire a lawyer. You are here because you can prove that you can prove your ability. If you cannot prove your ability, then actually you do not have the ability. That's how I say it. Okay. Prove means you project at least yourself in the best possible way and leave the rest with Allah subhanahu wa ta'ala. You know, it can be or it cannot be. He does the best thing. So, but if you are not prepared, willing to represent yourself with the way that you should, then you do not have the extraordinary. Make it right. Then go to a lawyer. Don't sit in this session. Don't waste your time. Go to a lawyer. Pay him $10,000, $50,000, and ask him to write a petition, because you cannot write a petition. Oh my goodness. Next slide. Do you understand message here? Okay. Time frame. 2024, I already explained. 10th October, I filed the petition. Approval received on 17 December, 45 days, premium processing. I did not file the adjustment of status or green card. Card printed 68 days, but this was for the EB1. So December 2024, and then January and February made a decision to file in February. I had to go to New York with my wife. She had some meetings over there and did some other issues. So on end of February, I started working on that. March, actually, 7th of March, I started writing. 26th of March, 19 days, I-140 approval. 7th of March, I filed the petition. 28th of March, I sent I received the decision to file, and then EB1, 23rd of June, we got the green card approval, looks like, yeah. And 2nd of August, we got the green card. Everything happened in 3 to 4 months maximum. So first, EB2 was done in 3 months. 45 days is the standard time, actually 45 days. And EB1 was done in 15 days. And then we had the green card itself took about 3 months. So total 6 months, approximately 2 times immigration, United States, all by ourselves as a human being. I'm not a lawyer. I'm not a consultant. I did not consult anyone. I did whatever I thought right, whatever I believed of myself. It took me a while to make myself believe on myself. And I was not. I was exactly like anyone else. When I looked at mirror, oh, Said, you cannot do that. And when you have such a beautiful friends around you who tell you, you know, EB2 is very critical, you know, it's very tricky and blah, 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 blah. And then, you know, you have such a nice friends, and then still you work uphill. Boys, you have to go uphill. You have to conquer yourself. अपने आप को फतह करना है तुम लोगों ने. अपने आप को, yes, Naveed, I'm open for a question. Okay, just I want to add here one thing clear to all audience.
because Said case is only due to he was present here in USA. But if you are outside of the USA, then time frame will little bit increase. Why? Because then you have to wait for counselor, timing plus visa available for the petitioner filer. So you just keep in that mind. So don't think that you will be also here. If you are here inside the USA, then surely you can go through at par within that same time frame. But if you are outside the USA, then it will take more time. Because why? Then it depends on visa availability plus your counselor, whatever counselor you select, like Jeddah, Riyadh, or Islamabad, or whatever country, in which country you are applying through that counselor, and then they schedule accordingly. Just I want to add that. Thank you. थैंक यू Please वेरी carry मच on. दैट वाज देखा ना मैंने बताया था कि मैं इमोशनली इम्बैलेंस हो जाऊंगा दरमियान में क्योंकि मेरी लाइफ सारी इमोशंस के ऊपर है जेंटलमैन और मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है मैं बार बार ये करूंगा जो कुछ मैंने अभी तक लाइफ में किया है मैं 10 लाइफ में मिलेगी मैं यही करूंगा ओके तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो उसमें चाह रहा था तो थैंक यू वेरी मच नवीद फॉर दैट करेक्शन लेकिन EB2 और EB1 का जो प्रोसेसिंग टाइम है पिटिशन का वो वही रहेगा ग्रीन कार्ड का थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका टाइम बट दैट्स ओके आपके पास अप्रूवल तो आ गई ना तो इंशाल्लाह हैव अ गुड फेथ तो ये 3 मंथ्स का एग्जैक्टली नहीं थैंक यू सो मच फॉर दैट करेक्शन ये 8 to 9 मंथ्स भी हो सकता है ओके ऑलराइट लेट्स गो इनटू द बिजनेस नाउ overview US employment based immigration categories there are two categories EB1 which is priority workers and EB2 is advanced degree or exceptional ability with national interest waiver option. Comparison of EB1 versus EB2 and process steps, timelines, and cost. That's the we'll try to cover these subjects today. All right. So EB1 basically has a category which is the highest, most prestigious category for United States. It is given to 3 kinds of people. EB1A is highest among the 3 categories, and this is for the extraordinary ability, any extraordinary ability. You can have anything. You can play 13 balls at the same time. You have extraordinary ability, right? EB1B is for outstanding professors and researchers, and EB1C is for multinational executive managers. So you can fit any one of these 3 categories. But EB1A, जो मैंने qualify किया, that basically I will have to. I'm short of words here. मैं ये बोलूँगा कि EB1A का मतलब ये है कि extraordinary ability ये उन लोगों के लिए है जिनके पास proven international recognition है. जैसे पाकिस्तान में वसीम अकरम है एक बॉलर है कोई पेंटर है कोई बहुत अच्छा शेफ है कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है तो वो उसके लिए ये है और EB1A B और C तीनों के लिए आप जो ही आपकी I-140 जो पिटिशन है वो अप्रूव होती है तो इमीडिएटली आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं उसमें गैप नहीं है देयर इज नो गैप बिटवीन applying for a green card and for the and the petition approval. Basically, it's called concurrent filing. So you file I-140 plus green card application at the same time. It's right away approved. Mostly some of the examples that I can give you here. For example, you might have seen anchor Mehdi Hassan from Lebanon. He was also a part of the Oxford Union, very bright fellow, and so many other people. I think they declined that one for. I heard about this one for Pervez Musharraf because of his bad career, negative career or negative approaches. But many of the people, who are extraordinary or outstanding in any of their profession, they can qualify for this one. Again, EB1B, outstanding professors and researchers, and EB1C, multinational executives. We'll go into details further. Okay. Extraordinary ability in science, arts, education, business, and or athletics. Initially, it was only for fine arts, for example, big singers, dancers, musicians, athletics, as I said, Wasim Akram and other people, or the people at their peak of their professions. But lately, they basically took it to science, STEM as well. So there are 10 criteria. You have to meet only at least 3 of them. And I qualified only 3. I did not even qualify 4. Okay.
just a normal person like yourself. It is achievable. That means show intent to continue in the field and demonstrate benefits to the USA, which is basically the last thing, not very important thing, that you should be beneficial for the USA, but at least you should be on the as an ambassador for USA on when you become an EB1A. Okay, EB1, EB2 versus EB1A is extraordinary ability and higher standards and premium processing is available. EB2, national interest waiver, is national interest. America looks at how you benefit United States. National interest is the top priority. Moderate difficulty and premium processing is available. Both allow self-petition, no employer required. You don't need a job offer, you don't need anything. Well, I want to elaborate a little bit on EB1A and EB2 NIW in a very simplistic way. In EB1A, United States immigration looks at, you are such a bright person, inverted commas, something. Listen to that carefully. You are such a bright person. Why are you out of United States? That's what they look for. You should be here. You're a top of your profession. You have the international recognition, and you should be representing United States. You should be in the United States. That's what their basically intention is. How beneficial are, for example, what a singer can be beneficial to USA versus an engineer or a doctor? Nothing. What a good chef can be? Nothing. What a dancer can be? Nothing. What a cricket player can be? Nothing. What other a politician can be? Nothing. They are not contributing to the United States economy as one engineer like you and me can do. So in EB1A, this is not mandatory that you should be beneficial for USA. You just have to be a star in your field. That's all. Versus EB2, where they put some 2 or 3 restrictions. First of all, you have to have master's degree because there are not so many master's people and they want educated people. The other thing is that how that your skill set will benefit the United States. So in EB2, you have to prove that I can be a part of the society, I can part of economy, I will contribute myself, I have exceptional ability, and I should be in USA, right? Whereas in EB1A, it's the other way. US immigration searches for and puts a rhetoric question: why are you are such a bright person? Why are you out of United States? So that's the perspective you are approaching your petitions in both cases, right? So now, I would leave the audience to start thinking about themselves. And I know I put a very difficult situation here but it is not the word that you should believe my words. You should explore yourself and you will find something definitely. The key thing here is to explore yourself, explore yourself, explore yourself. We don't know about ourselves. I don't know about myself, really. And Allah said in Quran, He knows even we don't know about ourselves. He know about ourselves much more than even we don't know. That means we don't know about ourselves. And the first thing to know is to accept that we don't know about ourselves. And most of us are unaware of ourselves. How ugly we look when we go out. Sometimes we put a very funny dress and we think that we are getting smart. We don't know. Sometimes we look smart and we feel very casual. So it's like exploring yourself. Okay, so these two things you need to start thinking about it. I'm putting that whole presentation in the perspective that you are able to actually achieve something. Okay, it is not a sale pitch. It is nothing like a इधर चूरे नहीं बिक रहा. ये सब का सब इसलिए है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी एफर्ट करें और आपको करनी होगी. It is an uphill travel. Third time I'm saying. I will keep on reminding you guys. Okay. EB2 NIW key requirements are must qualify for EB2 advanced degree or exceptional ability. So
while it is said that it is you should have a master's degree, which is very preferable, but I've seen cases where people have a graduate degree and 5 years of good experience, and they are qualified for that too. But having a master's degree is a much better idea. The chances are more with 2 years of experience you can actually reach up to that level easily. So the national interest waiver is granted if your endeavors that you propose that you will work in USA are, number one, substantial merit. We'll certainly drill down to that. Substantial merit, that they have a merit. The idea that you are bringing in has a merit. And that idea is nationally important, which means that at a national level, United States will have benefit of that. We are talking about EB2, keep in mind. Then you are well positioned with your skill set to advance your endeavors. So you will propose 1 or 2 or 3 endeavors that I want to do this thing in the United States. For example, I want to research on color differentiation for blind people or colorblind people, or I want to do research in new technologies or new ways of thinking on health and safety side, which is obviously needs a remarkable upgrade. Health and safety, because most of the people are here, so I would like to challenge you, and I would say that health and safety has become very kind of bookish situation. The real sense of assessment of the risk at professional level is diminishing, and the rules and are prevailing to a larger extent and being deployed very blindly. So the issue with the rules is that when the rules are deployed, the problem is people do not understand the intent. आपको कितना सेफ करना है एक वर्कर को काम करते हुए, ये आपको देखना है और उसकी जजमेंट आपकी है. और यस डॉक्टर ज़ैगम, आई विल स्टॉप हियर. Dr. Said, thank you very much for your presentation. I have just curious about the EB1 and EB2. So what is difference between this? Whether we have first to apply for EB2 and then EB1, just want to clarify. Oh God. इसमें सर ये डॉक्टर ज़ैगम साहब ने मेरे ख्याल लेट ज्वाइन किया. डॉक्टर साहब आप ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो शुरू में इसका डिफरेंस एक्सप्लेन किया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर सारे चैट बॉक्स में डालें ताकि हम लोग एंड पे देखें. तो ये सईद साहब ने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टार्ट में, तो आपको रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, तो आप शुरू से देख लीजिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सलमान, मुझे आपकी सपोर्ट बहुत हेल्प कर रही है. मैं अभी वो दोबारा स्टार्ट होने लगा था, मैंने बताया ना, मैं वो जब भी मेरे सामने कोई चैलेंज आता है ना सर. थैंक यू सर, आपको हिलने नहीं देते हम ट्रैक से, टेंशन ना लें. We are enjoying. Thank you, sir. Thank you so much. It's so helpful. But still, ज़ैगम, अगर आपको ना हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते बाद में. Okay. So for EB2 आपको एक endeavor प्रेजेंट करनी है कि मैं यूएस के लिए ये कर सकता हूँ, मैं इसमें रिसर्च कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर इनोवेशन लेके आ सकता हूँ, सेफ्टी के अंदर मैं ऐसे प्रोसीजर्स लेके आ सकता हूँ जो बेसिकली परफॉर्मेंस कंस्ट्रक्शन की उसको इन्हांस करेंगे और एट द सेम टाइम सिस्टम को मोर सेफर बनाएंगे रादर देन डिप्लॉइंग ब्लाइंड रूल्स ऑन कि आपने ये अबाउट 4 feet और below 4 feet और falling height और all those things, ये रूल्स जो हैं बेसिकली इनको चैलेंज करना चाहिए. मैंने चैलेंज किया, मेरी पिटीशन जब आप मेरे साथ रन थ्रू करेंगे तो मैंने सबसे पहले जो ऊपर लिखा है, मैंने एक कार्टून बनाया. आई मेड अ कार्टून ये पेंसिल से, and I said that this is what United States think about sustainability. और वो इतना बड़ा क्रिटिक था, वो फिर बाद में मैंने कॉन्फ्रेंसेस में भी प्रेजेंट किया, और जो लोग यहाँ के बिग बॉयज हैं वो मुझसे हैप्पी नहीं थे कि वो ये कहते हैं कि आप जो जिस तरीके से सोच रहे हैं आपको तो हमारे साथ चलना चाहिए. मैंने कहा आप लोग की डायरेक्शन ठीक नहीं. सो आई पुट अप अ फर्स्ट माय वन ऑफ द exhibits was
a cartoon that was telling how United States looks at sustainability, what is the direction of their investment, and what are the key failures they are doing. And what I bring to the table is this one, right? So don't be afraid. Fear, fear, अच्छा fear, fear, boys. Salman. अच्छा सही साहब, इसमें ना थोड़ी सी ये अभी जब मैंने इंटरप्शन किया उसके बाद से आपकी आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है, सबको आ रहा है, Oh, मैंने चेक किया। ये really? माइक मेरा ख्याल हिला है या शायद अभी आवाज कैसी आ रही है? अभी ठीक है। अभी राइट, ठीक है। ओके ओके। ठीक है अभी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, सो आई मेड अ कार्टून एक्चुअली। वन ऑफ मेरे एक एग्जिबिट जो था ना पूरी पिटीशन का, वो सिर्फ एक कार्टून था। उस कार्टून के अंदर मैंने एक्सप्लेन ये किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स की डायरेक्शन जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ सही नहीं है। मेरा क्रिटिक था, पूरा चैलेंज किया मैंने उसको कि आप सही नहीं है, दिस इज द राइट वे, right? So I compared Europe and this one. So the important thing is when you write your petition, then you have to, don't be afraid to challenge the things. Okay. Uh, so yeah. Okay, we were on this slide. So waiver granted if your work is on substantial merit and national importance. So example is sustainability, safety. Again, I was talking about safety. So safety is basically is hated by every construction manager, is hated by everyone else. And because they think that they are not coping up with the performance level that construction manager has already committed to in terms of schedule, cost, and time. By the way, that's a PMP kind of issue, schedule, cost, and time, and nothing else, right? So you can bring up such innovative ideas in oil and gas, in other areas where you can actually enhance the performance and still mitigate the risks, and without even challenging the rules, but addressing the core intent of the rules, right? Okay, just to give you one example, gentlemen, just one example. My son was 9 years old. I was in Canada. I know the risk to be on the road, but I took him on the road. I know the size of the risk. I know the magnitude of the risk. I know the genetics my boy carries. So what's my job as a safety engineer, safety father? To keep him safe. I know, not the books know. I know, my judgment. So I took him into an open parking lot. I gave him the car, skid everywhere you want to. It was a Christmas days, 3 days off, no one there. And that's where 9 years my son started. By 12, he was a perfect driver and waiting for another 3 years to get his first license. And when he went for license, he did amazing. So there are two ways of living life. One is simply, we heard a rule, that's a rule. Deploy the rule, follow the rule. I'm not against the deploying the rules and following them very well. But in your field, safety boys, judgment is very, 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 very important. Okay. So that's where you create value. That's a very good area where you can create a substantial merit and a subject of national importance. Well positioned to advance the endeavors. So then, based on that, you have a plan. You should have a plan that you are well positioned in USA to advance your endeavors. You are like your NIBOSH or other certifications and your connections here, you some emails, some connections, all of those are help you to position yourself. And then in the third phase, you have to prove that you are beneficial for US to waive job offer. Job offer means that's a very critical thing, not a very long part of your petition, but that basically tells you that, excuse me, that if, why do we, the question behind this one, beneficial to US to waive job offer, is officer is asking you, why do we bring you in USA, and if you take a job of a US citizen, what better you can do?
So that's basically you have to answer this one in that paragraph or a one page that you will, for example, most of you guys have a lot of training profile. That is amazing. And then, you can make the United States safe. That's another thing, or any other, portfolio. You have to prove that it will be beneficial. It's a one page or 1.5 page of the petition. And then in the last, not the least, evidence, publications, patents, letters of recommendation, blah, blah, whatever you can support your application with. Okay, application process. This is just we are going through overview. I just want to run through this one, leave the question and answer session to clarify, because the intent of this session is to clarify between EB2 and EB1. So I will quickly run through the application process and then we go back to the question and answer. Number one, prepare evidences letter. So that's a first of all, you need to collect all of your projects, your job offer letters, your salary slips, your tax slips. Identify 6 or 7 people who you can ask for reference letters and go to them. Just maybe I forget later, but remember, don't forget. You don't forget. I will forget. I know myself. Don't forget this one. Whenever you go for a reference letter or letter of recommendation, so this is the tones. For example, if I'm asking Salman Malik a reference letter for Saeed, hey Salman, I need your reference letter. I know I do not maybe qualified in your perspective, but would you please do me that favor? That's the way to say it. Be humble, be straightforward, don't play up and down, because a recommender is at a higher level than you. He knows better than you. He will be very restrictive to give you his fullest support until you are on your knees to request him for that. Just tell him, even if you are very capable, you are perfect, but you just tell him, maybe in your perspective, I'm not good enough, but you have to lie for me. Give me a reference letter. Give me a reference letter, sir. Thank you. All right. तो नो हेयर एंड देयर, अगर मगर की कोई बात नहीं है, उसको साफ बोलें कि ये मेरे करियर के हेल्प करने के लिए है। आपको ये सोचना ही नहीं, आप ये नहीं बता रहे कि मैं वाकई अच्छा आदमी हूँ। यू आर नॉट टेलिंग मी दैट आई एम गुड, आई एम नॉट सेइंग आई एम गुड, आई नीड योर हेल्प टू सेटल माई सेल्फ। साफ बोलो। शुड आई ब्रिंग द फर्स्ट स्लाइड बैक, फियर, उसके एंड पे क्या लिखा था? बी जेन्युइन, एंड द जेन्युइन थिंग इज यू आर आस्किंग फॉर सपोर्ट. You're asking for support. So don't forget this one, or remind me if when I am back on this section. Then there is a form I-140 that is a 3 or 4 pages form, not a long form. Basic information is where date of birth and living experience, where you have lived from this year to this year, kind of a simple form. Then optional premium processing is available for both categories. EB2 is 45 business days and EB1 is 15 business days. Once this is approved, after the approval, then you file the I-485, which is a green card if in USA, or DS-260 form if you are abroad. I have not seen DS-260 form. I have seen I-480 form, but I can certainly help you in DS-260 as well. It would be the same kind of similar form, but maybe at more details regarding the country where you are living, which is Pakistan. Once this is done, then you do your biometrics, and in some cases they get interview as well. They waived off my interview, thankfully. And then employment authorization document, it's called EAD. And then advanced payroll you apply, and then green card approval follows this one. For me, again, this process was about 3 to 4 months. So that's the application overall process. We'll go into detail, don't worry about it. Okay, so processing time is EB1A is about 8 to 12 months for regular regular applicants, and premium is 15 days. EB2 is 10 to 14 months. One of my best friend, actually, by today, he has been excuse me. He has been over 18 months, and he applied through a Canadian lawyer, and he has not got feedback yet. But when I saw his EB2 NIW petition, which he submitted before I studied this subject,
उसने पहले अप्लाई किया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया अप्लाई करने का, मैंने उसको रीड किया, रीड करने के बाद मैंने आई filed my petition, then I asked him to send me his petition. When I saw his petition written by the lawyer, boys, it was scrap. जो लॉयर ने लिखी थी पिटीशन टोटल स्क्रैप थी. आई स्वीयर टू गॉड, फकिंग क्या बकवास है. वो रेफरेंस लेटर के अंदर वो सब लव लेटर लिखा हुआ है. हे सलमान, you know, Hamad, you have been so wonderful, you have been very regular, you have been very punctual, you have always done your job at very good time, and you know, I know you since the last 23 years. We have been playing golf together and cricket together. What the fuck is that? What are you telling in those letters? ठीक है ना? तो मतलब that letter has to reflect, and they were all written by that lawyer who charged hefty fees. So the letters are critically important, and they have to be within the same framework in which you are trying to pitch your idea. Got it? Okay. All right. So 10 to 14 months, and I-485 about 8 to 14 months, typical about 2 years time in total. Yeah, it could be different, but at least if you get the I-140 secured, then you can certainly, take your time. It is, at least you have a hope, you have a strong hope that you will succeed someday. So this is a little bit run through from the processing times. The cost, I-140 costs about $715 normal fee, and then there is a well, there is another $300 of fees actually, which is asylum fees. I forgot to mention here. So 1015 is the total fee for to file I-140 standard normal processing. Then $2,805 is the fee that is for premium processing if you want to decide you're within 45 days. And then I-485 is $1,440. Medical and photo is about $500. Something like, attorney fees $4,000 to $9,000. Keep that fund away and enjoy that with a trip with your family in Uzbekistan. $4,000 to $9,000. Okay. And the total cost is about $7,000 to $14,000 if you include your trip to, Baku as well with your family. Don't let lawyer enjoy that trip. Okay. So, सर क्विक क्वेश्चन सर यहाँ पे कि ये जो फीस है ये इंडिविजुअल बंदे की है कि पूरी फैमिली की सेम फीस है जितने भी बच्चे होंगे? That's a good question. I-140 की जो फीस है वो सिर्फ एक आदमी की होगी क्योंकि वही अप्लाई करे मेन एप्लीकेंट. So you will be paying $715 plus $300. जो I-485 की है वो एक आदमी की है, तो हम 5 लोगों की 1405 $7,000-8,000 हम लोगों की थी. हर एक की सेपरेट है फीस 485 की. तो I paid about $7,000 to $8,000. मजे की बात बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग. ओके, दुनिया में 2 लोग कामयाब हैं, याद रखना. वो एक पंजाबी की मिसाल मैंने सुनी थी कि बाकी गल्लां दियां गल्लां जहालत विच सुकून दब के. Sometimes you have to be so determined what you're doing that you look like idiot, but you are doing it. Your conviction is telling you are doing it, especially if you are doing right. तो जब मैंने I-140 अप्लाई किया EB1 के लिए, so I had only 2 days, 3 days left over between the approval of the I-140 and launching application for green cards. There were 2-3 days. You cannot prepare 5 green card applications for myself, wife, 3 children in those 3 days. So what I did is, as soon as I pushed out the I-140 petition, at the same time I went through and did everything possible. I did the medical, I filled the form, I assembled the documents. So by the time I-140 approval came in, next day I was ready to launch my 485. Look at the level of confidence that I had despite all the odds coming on my way. या तुम ये सोच लो कि कितना अहमक आदमी था जिसने वो सारा $500 दे के सबको मेडिकल भी कर. मेरी वाइफ मेरे से पूछ रही है, सईद यार उसको आने तो दो ना यार, मेडिकल के पैसे. मैंने कहा यार तुम मुझे $500 से डरा रही हो, ठीक है. मैंने वो मेरा दोस्त था वो मुझे $2,800 से डरा रहा था कि तुम प्रीमियम मत करो यार, ठीक है.
अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। आई पुल्ड माई हैंड्स इनटू, अब जो दुनिया में हो जाए मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर तुमने करवाना है मेडिकल करवा लो, वरना तुम्हारा बाद में हो जाएगा तो लेट हो जाएगा, मेरे को नहीं बोलना। सिंपल इज दैट। तो आपकी वाइफ, आप, मैं अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ। मैं, मेरा पर्पस खुदा ना खासा ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये जो जर्नी है ना, ये आपका जर्नी है। अगर आप अपनी फीट के ऊपर खड़े होगे, आप यहाँ पर बैठे इसलिए हो कि आप यू वांट टू रन थ्रू योर पिटिशन। अदरवाइज आपको ये बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू द लॉयर, पे हिम, ही विल गो थ्रू एवरीथिंग, ही विल गो थ्रू एवरीथिंग। ठीक है, आपको ये बकवास इसलिए सुनने की जरूरत है क्योंकि आपको इसमें से करना पड़ेगा, और मैं आपके लिए नहीं करूंगा। डू नॉट थिंक दैट वे। बोला था ना मैंने कि मुझे जज्बात पैसिवेशन, में। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को उस यानी उसके लिए अपहिल बैटल है, आपको स्ट्रेंथनाइज अपने आप को करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये जो सारे फियर्स आपके रास्ते में आएंगे, यू हैव टू ओवरकम देम। ऑलराइट, कॉस्ट हो गया। की टेकअवेज, EB1 is faster but it's a little harder. EB2 and more flexible and accessible. Both allow self petitions. You don't need to employer. Strong evidence and narratives are key. Premium processing available for both of them. So I'm open. ओके सर, ये सबसे पहले तो पिछली स्लाइड पे जो क्वेश्चन अभी फीस के हवाले से था, मेडिकल का 500 जो आपने कहा है, पिक्चर्स वो मेडिकल, वो 500 आपने सारी फैमिली का कहा है या ये रफ आइडिया दिया आपने नहीं, सिर्फ सारी सबके लिए? फैमिली का ही था वो ठीक हो 500 से भी लेस था। ठीक हो गया। वो डिपेंड करता है आपकी जो है ना वैक्सीनेशन वगैरह कितनी हुई, क्या हुआ, कुछ उस पे भी है, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ नहीं हुई है पाकिस्तान वगैरह में, या कोई गैप है, तो फिर आपको उसको कीमत बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि ये एक परसेप्शन है कि अगर आप ऑलरेडी TN वीजे पे काम कर रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि वो डुअल इंटेंट वीजा नहीं है, तो क्या उस वीजे पे रहते हुए आप अपना इमिग्रेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं? इस पे बड़ी डिस्कशन चल रही है आजकल हमारे ग्रुप में। मैं नवीद साहब का पर्सपेक्टिव रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। अगर कोई बंदा TN वीजे पे जॉब कर रहा है अमेरिका के अंदर, तो क्या वो इमिग्रेशन वीजा अप्लाई कर सकता है EB2 और EB1? खैर मुझे इतनी ज्यादा, पर जहां तक मेरी डिस्कशन है दोस्तों के साथ, वो अप्लाई कर सकता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इवन EB2 EB1 भी दोनों आप एट ए टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपकी वो कैपेबिलिटी होगी, उसको अगर होगा तो हो जाएगा, तो उसमें इशू नहीं होना चाहिए। जो रिस्क वो लेके आ रहे हैं ना नवीद, वो ये है कि आपका TN जो है वो नॉन इमिग्रेशन इंटेंट वीजा है। तो अगर आपको 3 इयर्स के लिए इशू होता है और मीन वाइल आप इमिग्रेशन इंटेंशन शो कर रहे हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन जो हिडन है, जो फियर मैंने फील किया, वो ये कि उनके TN पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो TN ना दोबारा रिन्यू करें? वो हो सकता है, वो जिस तरह विजिटर वीजा जरा पाकिस्तान से कोई आता है, तो वो कहते हैं कि आप उस यहाँ आके रह के करें तो बेहतर है, वरना कर रहे हैं दोबारा वो आपको इमिग्रेशन वाले रिफ्यूज कर सकते हैं। वो तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, वो सही कह रहे हैं आप। जिस तरह हाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आके अप्लाई करते हैं, तो फिर आप कम से कम यहाँ रह सकते हैं, जब तक दूसरे वीजा पे जा सकते हैं। अगर आपने विजिटर वीजा पे हैं, अप्लाई किया, तो केस का डिसाइड होगा नो, तो फिर आपको इमिग्रेशन वाले ना कर सकते हैं कि आपका इंटेंट शो कर चुके रहने का, तो अब आपको नहीं देंगे। इंटरटेन ऐसे केसेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे। ये पॉसिबिलिटी है, और इन दिनों तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग भी लग रही है। मैंने ऐसे लोगों को TN वीज़ा रिजेक्ट होते हुए सुना है, जिन्होंने मतलब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं TN के बारे में। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, TN में 2-3 बॉर्डर्स हैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने तीन दफ़ा लिया TN वीज़ा, तो ये ओंटारियो का बॉर्डर सबसे फिजिबल रहा मेरे लिए। तो यस, देर इज़ अ रिस्क ऑफ इम्पैक्ट ओवर देयर। तो इसीलिए आपको प्रीमियम करवाना चाहिए, और फुल फ्लैज एप्लीकेशन
विद फुल कॉन्शियस करनी चाहिए। ये सर आपने एक एस्पेक्ट बताया कि फियर टीएन वीजे के एक्सटेंशन में, क्या इसमें आपकी EB2 और EB1 की एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट हो सकता है? कि भाई आप तो डुअल इंटेंट के बगैर आए थे, आपने तो कमिट किया था कि मैं डुअल इंटेंट नहीं है, मैं इमिग्रेशन पे नहीं आना चाह रहा, लेकिन आपने फिर भी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन डाल दी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये EB2 fear है। और नहीं, बिल्कुल नहीं। EB2 ठीक है। पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, EB1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। EB2 और EB1 साथ साथ चल रहे होंगे। 2 एप्लीकेशन भी डाल दी हैं आपने, दोनों अप्रूव हो गई हैं। आप जिससे चाहे, जिस राउट से चाहे ग्रीन कार्ड अप्लाई कर लें। वो इन तीनों का आपस में इस पे डिपेंड नहीं करते। EB2 और EB1 पे इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। मुबशर भाई, आप सवाल करना चाह रहे थे? जी सलमान भाई, thank you very much, Said Saab, such a nice and detailed explanation of each and everything, and we were desperately waiting for this session. And thank you, Salman, and each and everyone in the panel to arrange this beautiful sitting. Sir, I have a question. How helpful it is if we go through the investor visa and then we apply for this EB1 and EB2, because investor visa have some certain business requirements. You have to hire the employees, you have to show your taxes and all this type of stuff, which need a couple of years to apply for the once you are able to apply for the taxes and all that type of stuff. But my question is that how helpful it will be if somebody have enough money and he can apply for investor visa. Would this process will be helpful? Right after applying the investor visa, they go for EB1 or EB2. EB2 really clicked to me as you explained. It is more flexible. It is more reasonable for all professionals who have the designations, publications, who have the letters of recommendations and all the structure which you explained. So would this be helpful for those people who have investment type of stuff, something? Well, if you are, yeah, I understand you're asking that if you have already landed in USA on investor visa and then you apply for EB2 or EB1. Is that the question, or you have already applied your investor visa and you are in the That's right, country? sir. That's the question. You have already applied for investor visa and you landed in USA, and now you think about EB1 and EB2 to squeeze down, obviously EB2, to squeeze down the process, because investor path is a bit longer path. So would this be helpful that you are already landed in US and then you are applying for this one, but you do not have the job like GN or type of stuff or job or something you do not have, but you are landed as an investor already there? Well, yeah, the manual that I have read through, actually, I read the, let me explain a little bit, 2 sentences. I read the quality manual of the US Immigration Department. I got hold of that somehow. So this means that how the audit is conducted on the immigration officer to scrutinize these petitions. That was my starting point. मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ नीचे से, मैं बिल्कुल ऊपर से गया। सबसे पहले मैंने वो मैनुअल कहीं से पकड़ा कि ये कैसे करते कैसे हैं, इसका ऑडिट कैसे होगा, वो कौन सी चीज़ गलत करेगा तो पता लगेगा मुझे कि तो वो पकड़ा जाएगा, तो वो उसकी स्विम लाइंस कौन सी हैं, ये मैंने सबसे पहले पकड़ा था। सो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर उस रेफरेंस मैनुअल के रेफरेंस से दूंगा कि आपको उस पर इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टर वीज़े के का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टर वीज़ा आपको सपोर्ट नहीं करेगा उसके अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंड अलोन अपनी मेरिट के ऊपर देखी जाएगी एप्लीकेशन। इट डजेंट मैटर आपने 1 करोड़ 10 करोड़ डाल दिया इधर, या $1 मिलियन डाल दिया, या 500 लाख डाल दिया, बहुत पैसे हैं, ठीक है, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आपका एग्जिस्टिंग्स यहाँ पे उसमें से सिर्फ इतना हेल्प होगा कि यू आर वेल प्लेस्ड इन यूएसए टू एडवांस योर इंडिवर्स, बट स्टिल यू हैव टू डिस्क्राइब योर इंडिवर्स, और आपकी इन्वेस्टमेंट वर्थ जो है, लेट मी पुट इट दैट वे, आपकी कमर्शियल वर्थ विल हैव 0 वैल्यू, बट योर
your platform that you have built. For example, if you are in USA and you have gone to different seminars and conferences and sales events, and you have done some homework, and then you have got some market awareness, yes, all those will add value as a skill set into your EB2. I don't know if I could completely answer that No, question. that's, I got the answer, sir. Both these streams are different, and their judgment and their approval strategy will be totally different on visa case to case. The only benefit I will get is that I am already there, and then maybe the process or maybe the time can help me. Yes. But I can understand these processes are different. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. और किसी का कोई सवाल है जिससे फायदा हो सकता है सबको, काइंडली पूछ सकते हैं आप। अच्छा, सही साहब, यार 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, क्वेश्चन कोई भी नहीं है। चैट में आए हैं असल में सर, मैं और हमाद जो है ना साथ साथ आंसर कर रहे थे चैट में। अच्छा काफी अच्छा सवालों के गुड हम लोगों ने, आप थैंक अगर यू ये सेशन के बाद देखेंगे ना तो हमने काफी आंसर साथ साथ कर लिए हैं। थैंक इसके यू बावजूद हाँ गुड पूछें जी, डबल ए जो है आप क्वेश्चन, अली आपका अरशद। हैंड रेज। जी अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया for such a wonderful presentation. Thank you so much for your time and for taking us through all this. और सलमान भाई और नवीद भाई का भी बहुत शुक्रिया for you know making this a success, this seminar. Quick question, आपने mention किया था सईद साहब के किसी EB1 या EB2 के लिए I'm slightly mistaken here. Master's degree हो तो it's always helpful, right? In my case, actually, I don't have a master's degree, but it's I have like 16 years of education experience. Like because I'm a CPA, like I'm not like other folks here in the group from health and safety profession. So I am a CPA with a bachelor's. So my total education comes up to like 16 years. Would that still be considered a master's degree, or do I actually have to have a master's certification or master's degree in literal terms? आपका एक्सपीरियंस कितना है? 5 years से above है? जी मेरा एक्सपीरियंस like 14 years now. Okay, I think that's a qualifiable credentials. Yeah. Okay. आपके Okay. अंडरग्रेड WES जो वर्ल्ड इक्विवेलेंसी सर्विसेज है या सिमिलर कोई, वो Exactly. यूएस के इक्विवेलेंट कर रही है? Exactly. मैं कनाडा में ही बैठा हूँ, तो मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ, तो मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूएस से ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं, accredited हैं, and they for my Canadian immigration they gave me dual bachelors. Okay. Then obviously, Equivalency. as long as WES qualifies you as equivalent to graduation here, yeah, but you have to put a little more, horsepower on the experience side of the education, Right, of the petition. Yeah. Sounds good. Thank you so much once again. अच्छा, Yes, सईद साहब एक और सवाल ये आया yes sir. कि आपने जैसे बताया, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप TN वीजे पे थे, फिर EB1 और EB2 में आपने कन्वर्ट कराया, तो उसका क्या तरीकाकार था? कोई दुश्वारी आई डुअल इंटेंट को? वही सेम क्वेश्चन है लेकिन जरा तरीका मुख्तलिफ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा TN चल रहा था ऑलरेडी, मैं जॉब भी कर रहा था TN पे। आई हैड 2 years स्टिल रिमेनिंग ऑन TN वीज़ा, और उस दौरान मैंने अप्लाई किया। देयर वाज एब्सोल्युटली no objection to USCIS on that, and their manual says that you can apply that. ठीक हो गया। जुनैर ने क्वेश्चन ये किया था, जुनैर दोबारा ये क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे आपने मेंशन किया कि TN वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है, अभी हुए हैं जैसे आपने बताया, तो उसके लिए जुनैर सर ने, सही साहब ने ये कहा था कि आप फास्ट ट्रैक पे करवाएं प्रीमियम प्रोसेसिंग, ताकि जो कट्टी कट्टा निकलना है आपका वो फौरन निकले। पर उसमें एक ड्रॉबैक मेरे सामने हो सकता है, जब आपका केस अगर EB2 का किसी वजह से रिफ्यूज हो सकता है, तो फिर TN वीजा में आपको इश्यूज आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटेंट शो कर चुके हैं कि मैंने रहना है, तो फिर वो आपको जो ना रिफ्यूज कर सकते हैं। वो TN वीजे के ड्यूरेशन खत्म होने के बाद दोबारा
दोबारा जब प्रोसेस होगा उस टाइम पे रिन्यूअल के लिए? रिन्यूअल के लिए। सो बॉयज ये अच्छा आइडिया नहीं होगा कि अगर जो ही आपका TN वीज़ा रिन्यू हुआ है उसके विद इन 3 मंथ्स आप इसको डाल दें, तो उस सूरत के अंदर आपके पास थोड़ी प्लानिंग का टाइम मिल जाएगा। अगर आप TN वीज़े की आखिरी 6 मंथ्स के टेन्योर के अंदर हैं और उस वक्त आपने EB2 फाइल किया और वो हो गया, तो वो एक तो ये कि क्या कहते हैं लिटेंसी इफेक्ट भी हो सकता है कि अभी पिछले महीने तो आपने उसके लिए अप्लाई किया था और रिजेक्ट हुआ आपका EB2, तो अभी हम आपको नहीं देते। तो मेरा ख्याल में ये उस वक्त करना चाहिए जब इनिशियली आपको एक दफ़ा TN सिक्योर करके, तो जल्द अज जल्द इसको करना चाहिए ताकि आप 3 इयर्स की अगली प्लानिंग कर सकें, और अगर खुदा न खास्ता आपका कोई ये फॉल बैक होता है तो आप एटलीस्ट 3 इयर्स में कुछ प्लान करके वापस कनाडा भी जा सकते हैं या वहाँ से जाके फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं EB1 के लिए कुछ। अच्छा सर, ये एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, यासिर साहब हैं यूके से, इन्होंने किया कि कोई रेगुलेटेड प्रोफेशन है जैसे फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, डेंटिस्ट्री है, डॉक्टर है, तो वो पाकिस्तान में बैठे EB1 और EB2 अमेरिकन लाइसेंस पास ना किए बगैर अप्लाई कर सकते हैं? NIW। देखिए इसका ताल्लुक है इसका ताल्लुक ये वो EB3 कैटेगरी के लिए ये क्वेश्चन बनता है कि अगर उनका इक्विवेलेंट लाइसेंस है कि नहीं है, या सिर्फ डिग्री क्वालिफाइड इक्विवेलेंट होनी चाहिए एकेडमिक, और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी आपको डिस्क्राइब करनी है आपकी। आप यूँ समझें ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ और लोग भी हैं आउट ऑफ सेफ्टी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको क्लियर करूँ। आप ये देखें कि आपको चूंकि जॉब ऑफर नहीं चाहिए इन दोनों कैटेगरीज के लिए, तो वो जॉब को कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आप करेंगे क्या ये। तो जब आप सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो आप जॉब मार्केट के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए तो ऑलरेडी उनकी EB3 स्ट्रीम है, H1B स्ट्रीम है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अगर आपको ये करना है कि आप फॉर एग्जांपल आप सिंपली अगर आप सेफ्टी या फार्मास्यूटिकल में वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये सर्टिफिकेशन है, या एक डॉक्टर ये कहता है कि मेरे पास USMLE या कुछ ऐसी चीज़ है, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं उसका, लेकिन अगर इक्विवेलेंट है मेरी यहाँ पर डिग्री, तो वो कहते हैं वो तो डिग्री आपकी इक्विवेलेंट है ना। आप ये बताइए आप करना क्या चाहते हैं यहाँ पर। आप बोलेंगे जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो उसी वक्त रिजेक्शन भेज देंगे, कहेंगे कि आप H1B के थ्रू अप्लाई कीजिए, दैट्स द राइट वे फॉर यू। आपको डिस्क्राइब ये करना है इवन फार्मास्यूटिकल के अंदर भी कि आप कर क्या सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं उसके अंदर, आप कुछ ऐसी चीज नहीं लेके आ सकते। हम जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी और एक्सेप्शनल एबिलिटी इस जोन में बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया इस जवाब से, तो लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि आप अगर अपने अंदर देखेंगे और झांकेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि इस तरह के सवालों में, मैं इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि आपके अंदर से वो हुनर निकालो, स्किल निकालो, वो नज़र दौड़ाएं आप अपने अंदर जो अहले नज़र की नज़र होती है। देखो ना हम किसी पीर फकीर के जाते हैं, वो कहते हैं जी वो बड़े अहले नज़र है। अबे क्या वो अहले नज़र है यार, हम अपने अंदर नज़र डाल सकते हैं ना यार, अपने अंदर डाल सकते हैं। तो वो चीज़ लेके आए बाहर, और उससे आपकी एप्लीकेशन बनेगी स्ट्रांग। तो ये जो रेगुलर जॉब माइंडसेट है ना, रेगुलर प्रोफेशनल माइंडसेट, ये आपको EB2 और EB1 में सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा नहीं करता until you describe your some extraordinary ability। साकिब भाई। तो ये साकिब, काम जी सर। माइक आपका म्यूट है साकिब, या पता नहीं हाथ उनका। सोहेब है कोई? अच्छा सुहेब है। व्हाट। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं सुहेब। कैसे हैं सर आप? जी सर बिल्कुल ठीक, अल्लाह की सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप
फोकस कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी पे, तो सर जैसे एक बंदे ने लेट्स से मास्टर्स किया एंड देन ही इज वर्किंग फॉर many years, then like for extraordinary ability, like where should he focus in his life, like his like achievements during his work, his achievements as like during his studies, or like what recommendations do you have for somebody in their career to focus on achieving those objectives that you think would impact one's application for EB2 when they apply? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इट गिव्स मी अ स्पेस टू एक्सप्लेन दैट अ लिटिल मोर, और मुझे भी समझ आ गई कि क्वेश्चन ये है सोएब का कि मास्टर्स किया हुआ है और कौन कौन से एरियाज के अंदर प्रोफेशनल में मैं फोकस करूं ताकि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को डिस्क्राइब कर सकूं। तो इसमें ऐसा है कि जो EB2 है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं EB2 के अंदर डिस्क्राइब करनी भूल गया। ज़रूरी नहीं कि आपने अचीवमेंट कर ली हो। अगर आप एक आइडिया लेके आ रहे हैं जिसका पोटेंशियल ये है कि वो सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट है और नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है इन फ्यूचर, इट कैन, देन यू क्वालिफाई फॉर EB2। तो 5 years देखो ना, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है यार, मास्टर्स डिग्री ऑफ 5 years, कुछ ऐसा है। टेल मी, 5 years के अंदर तो हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी डिसिप्लिन लेना है। वी डोंट हैव द आइडिया। 5 साल का एक्सपीरियंस तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। तो आपको एक अचीवमेंट पे अगर आपकी नहीं भी है ना, तो डोंट बी डिसर्टेड। आप आइडिया लेके आओ कि ये आइडिया, इस आइडिया को मैं लेके आना चाह रहा हूँ, और उस आइडिया का कोई ऐसा भी नहीं है कि वो एक ट्राइड आइडिया होना चाहिए, एक अनट्राइड आइडिया अंडर कंसीडरेशन, बट इट हैज potential for and significant potential, and it should have the national importance. नेशनल इंपॉर्टेंस को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा EB2 के अंदर भी आगे जाके, लेकिन टुकोर ये कि उसमें भी ये नहीं है कि उसका आज ही से आपने आइडिया दिया और आप यहाँ पे EB2 दिया और आप अगले हफ्ते आपने पूरे अमेरिका के ईस्ट से वेस्ट कोस्ट के अंदर आपका वो आइडिया या वो फ्लोट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं सोहेब, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली प्लीज। बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, दे डोंट डू एनीथिंग, जस्ट एन आइडिया, जस्ट अ यूजलेस रिसर्च वी थिंक, बट वो रिसर्च किसी और रिसर्च को ट्रिगर कर रही होती है, वो रिसर्च किसी और आइडिया को ट्रिगर कर रही होती है। देखो, इससे बाहर आके सोचो, वो आइडिया किसी और आइडिया को जनरेट कर रहा होता है, वो मदर ऑफ आइडिया बन जाता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप अपनी अचीवमेंट, अगर आपके पास पूरी नहीं आ रही, जो सेब के क्वेश्चन के अंदर मैं समझाऊं कि वो कह रहे कितनी अचीवमेंट होगी, लेकिन आपका कम से कम कुछ अचीवमेंट्स जो आपने अच्छी सिग्निफिकेंट किए हैं, कि आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, दैट्स गुड। अगर नहीं भी किया तो आपके पास एक आइडिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आइडिया आप पिच कर सकते हैं। सही सर, थैंक यू सो मच। सईद साहब, एक क्वेश्चन है चैट में कि कितने रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए पिटीशन के लिए और उसका कंटेंट या लेंथ कितनी होनी चाहिए, टेंटेटिवली बता दें क्योंकि वो आगे हम सेशंस में डिस्कस करेंगे। 4 से 6 लेटर्स होने चाहिए और 1 से सवा पेज का काफी है लेटर, और इसमें सब कुछ बताया जा सकता है, एवरीथिंग कैन बी टोल्ड, बड़े आसानी से बॉक्स अप हो सकता है। सर वो लव स्टोरी तो नहीं आएगी ना एक पेज पे? हाँ, लव स्टोरी नहीं आएगी, लव स्टोरी नहीं आएगी, लव स्टोरी नहीं आएगी, आपकी पंक्चुअलिटी नहीं आएगी, आप अच्छे वर्कर है ये नहीं आएगी, कभी छुट्टी नहीं की ये नहीं आएगी। सही है। करेक्ट। चलिए, अच्छा सर, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जैसे आपने शुरू में बताया उन लोगों को, मैं जो लेट आए हैं, कि सर लेके चलना चाह रहे हैं, सर ऑलरेडी एक सेशन चला रहे हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं और एक स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। तो सर अब हमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ग्रुप के अंदर, उनके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप, क्या हदायत है आपकी तरफ से, क्या डायरेक्शन है, क्या शुरू करें और कैसे प्रोसीड करना है?
यार अगर डायरेक्शन मैंने देनी है तो फिर तो मैं फेल हो गया आज के सेशन में। नहीं 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 नहीं, मेरा डायरेक्शन तो मतलब ये है लोगों कि ने वो मुझे आपने देनी है। नेक्स्ट सेशन जो रखना है वो क्या करना है, यानी हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैंने बहुत टाइम, एक्चुअली जो इसमें हम लोग 30 लोग हैं इस वक्त, और हर बंदे के पास, यार यार ये बात याद रखना, हर बंदे में कोई ना कोई जबरदस्त एबिलिटी है। हर बंदा जबरदस्त होती, कहीं बिल्कुल ना सही कहीं डेफिनेटली है। हाँ, ठीक उसे है, पता नहीं लग रहा वो। उससे पता नहीं लग रहा। हम्म, तो हम 30 लोग आज हैं। 30 लोगों में से जिसने खुद को एक्सप्लोर कर लिया ना, वो विन कर लेगा। जिसने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया वो नहीं करेगा। तो बॉटम, मेरा मेरा और कंसल्टेंट का या लॉयर का फर्क ये होगा कि मैं बिल्ड करूंगा 30 पीपल, वो बिल्ड करेगा 30 एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आपको इतना मजा आएगा जब आप इसको करोगे, इतना एंजॉय करोगे। देखो, मेरी एक कनाडा में बहुत अच्छी दोस्त हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। तो वो उनके साथ बात हो रही थी, तो ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो जर्नी था, वो कहते भाड़ में गया भाई EB2 EB1, मैं तो अपने आप को समझी अब हूं कि मैं क्या हूं। सब लोगों को ये बात सुन गए, उसने कहा जी मैं तो समझी हूं कि मैं हूं क्या। राइट। तो आप इसको इतना एंजॉय करेंगे अगर आप इसके अंदर चले गए, कि आपके अंदर एक डिफरेंट वर्ल्ड खुलेगी। और वो जो इकबाल ने कहा है कि खुदी का जो उसका कॉन्सेप्ट है कि आप मैं भी अपने आप, वही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप अपने आप को एक बहुत डिफरेंट रिस्पेक्टफुल नजर से देखना शुरू करेंगे यार। Do you understand, boys? You will see yourself a different person. You will start respecting yourself, even if you don't get the EB2. But you need to explore yourself. जुमे की नमाज में जाके बैठ के उसके बाद वो कहता है हकीम सलाम आओ, खड़े हो गए। दैट डजंट वर्क यार। लाइफ में कहीं भी ऐसी ऐसी बदयांती ना करें। जुमे की नमाज से लेके, मैं इनको बोलता हूँ संडे के जो इनके होते हैं, मेरी हमसाई आई हुई थी अगले दिन, मैंने कहा यार तुम लोग संडे में जाकर उधर बैठ जाते हो और वो कहते हैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्शवा दूंगा, सारा कुछ करते हैं। तो ये सोना छोड़ो, जिंदगी के अंदर एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन इन इट्स कोर। मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि मैं वो इग्नाइट कर दूं आपके वो थॉट प्रोसेस को, जिसमें से आप निकाल के अपने अंदर से जो बेस्ट निकाल सकें। और आप निकाल सकते हैं। आपके पास इतना फ्लेक्सिबल है बॉयज, कि ऑल 30 बॉयज आई एम टॉकिंग, आई एम अड्रेसिंग टू ईच वन ऑफ यू। आपके पास इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं भी है जो आपको नज़र नहीं आ रही, तो भी आपके पास कोई ना कोई आइडिया ज़रूर है जो आपको आगे लेके जा सकता है, जो कहीं पिच कर सकते हैं, जो कहीं सेल हो सकता है। ठीक है, आप उस आइडिया को निकालें। हो सकता है वो आइडिया आपका इमिग्रेशन में फेल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में आपको बिजनेस में वो आइडिया कामयाब हो जाए। तो ये EB2 और EB1 का राउट या उन लोगों के लिए है जो सबसे पहले अपने आप को होल्ड करते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और जब इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर लेता है, हर शख्स एक्सेप्शनल है। तो आप पिच करें आइडिया को। ठीक हो। Any other question for the day? सॉरी, हाँ मैं वो भूल गया, आपका क्वेश्चन से मैं दूर चला गया। आपका क्वेश्चन ये था कि प्लान क्या है। हाँ, हाँ जी, वो नेक्स्ट। वो मेरा मकसद यही था कि अगर नेक्स्ट सेशन में भी मैं इसी तरीके से कन्वर्सेशन करके और लोगों पार्टिसिपेंट्स की आइडियाज सुन के थोड़ा उनको और एक्सप्लोर कर सकूं, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा बनिस्बत उसके कि टाइम फ्रेम और उन चीज़ों के क्वेश्चंस के, क्योंकि डायरेक्शन सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डायरेक्शन सेट हो गई और आपका 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 पोटेंशियल बिल्डअप हो गया, तो फिर आप कर जाएंगे उसको। वरना अगर आप चाहें तो अगले हफ्ते हम EB2 को स्पेसिफिकली कैस्केड शुरू कर देते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। लेकिन अगेन कोई बंदा मुझसे जब ऐसे बात करेगा कि उसमें मुझे पोटेंशियल नज़र ना आया, तो मुझे बहुत मायूसी होगी उससे।
बिल्कुल सही है सर। जिन्होंने कश्तियां जलानी है, दीवे बंद करने हैं, वो साथ चलेंगे, बाकी आज ही खुदा हाफिज। ऑब्वियसली मैं शायद कह ना पाऊँ, लेकिन बात तो यही है कि हिम्मत करनी पड़ेगी। एवरी वन ऑफ यू इज़ वेरी प्रीशियस। आप यकीन कीजिए कि आपके पास इतने टैलेंट्स हैं कि मैं बयान से बाहर है। सर ऐसे ही मेरा सर छोटा सा क्वेश्चन है। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आप नेक्स्ट सेशन कब प्लान कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं कि आप आइडियाज वगैरह को लेंगे और डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट सेशन कब तक आप प्लान करेंगे? जब आप अभी जब अभी आप हम आइडिया के साथ रेडी इसमें अभी चैट में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा एक बना हुआ, ये आ गया आपको चैट में मिल गया, हमाद भाई ने शेयर किया है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इसमें हम अनाउंस कर देंगे सही हिसाब से मशवरा करके। जब इनकी अवेलेबिलिटी होगी इस ग्रुप में हम डिटेल डाल देंगे, लिंक भी डाल देंगे, टाइम भी बता देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप चल रहा है। नवीद भाई सर। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि पता नहीं क्या कंटेक्स्ट था कि वो सही साहब से पूछ के तगला, और बेहतर यही है कि हम EB2 पे चले जाएं, क्योंकि मेरे सामने हर बंदा ही प्रोफेशनल है। ही कैन जज हिमसेल्फ एंड ही कैन एक्सप्लोर फर्दर एंड नोज वेयर शुड पिच हिज आइडिया। सो अगर EB2 पे चले आए तो ज्यादा Okay. जल्दी रैप अप हो जाएगा और लोगों को गाइडलाइन भी मिल जाएगी। बाकी सबकी जो राय है उसका ख्याल रखेंगे। ठीक हो गया जी। चलें जी, आज के सेशन को रैप अप करते हैं। और नवीद भाई आपका, सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम दिया। और राय तो अपनी जगह, लेकिन जो आपने मोटिवेशन दी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे अवेलेबल भी होती हैं, लेकिन जो अंदर की एक बंदा खुद गो थ्रू हुआ होता है इस सारे पाथवे से, वो चीज़ें बता सकता है जो इंटरनेट पे शायद अवेलेबल भी ना हो। और उसके अलावा जो मोटिवेशन की आपने बात की है वो बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रुप में। और हम लोग काफ़ी अरसे से ये सोच रहे थे, लेकिन आज हमें काफ़ी हद तक ना मोटिवेशन मिली है बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। और इसको इंशाल्लाह इसी तरह हम ग्रुप में भी मोटिवेट करेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह करते हैं मैं आपके बेहद साथ। शुक्रगुजार हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था इस सेशन में आने से पहले क्या होने वाला है। नवीद ने भेजा था मुझे कि हम ये कर रहे हैं, तो मतलब मुझे अक्सर औकात ऐसा होता है कि मुझे कुछ पता नहीं होता और मैं उसके अंदर आई एम इन द थिंग्स। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाए जाने से पहले, छोटी सी। एक दफ़ा कतर के अंदर सब लोग हैं ना, सुन रहे हैं जी होपफुली। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कतर के अंदर एक दफ़ा क्या यस हुआ सर। कि जुमेरात की शाम थी और मैं उधर एक कंपनी में जॉब करता था। ये 2016 की बात है। और मेरा बॉस ने मुझे बुलाया और मुझे कहता कि नहीं, फ़ोन किया मुझे, रात का वक़्त था। कहता यार सईद, मुझे वो जाना पड़ गया है, एक बहुत अर्जेंट इम्पोर्टेंट काम है और मुझे यूके जाना पड़ गया है। तो सैटरडे की सुबह, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है वहाँ पर, सैटरडे की सुबह एक कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें तुमने जाना है मेरी जगह पे। वो हमने पे किया हुआ है तो मैं नहीं जा सकता, मेरी वो मदर इन लॉ जो है उसको कुछ हो गया है, तो तुम चले जाना। और वहाँ पे ये 2 बंदे आएँगे, उनके बिज़नेस कार्ड्स लेने हैं, गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। सेमिनार था बेसिकली कि हेल्थ केयर के अंदर अगर हम जैसे बिल्डिंग सर्विसेज़ या इंजीनियरिंग जो है, वो क्या रोल प्ले कर सकती है कि पेशेंट्स की स्पीडी रिकवरी होए। जैसे गुड क्वालिटी ऑफ एयर, इक्विपमेंट हाइजीन, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बेसिकली हॉस्पिटल्स ऑपरेशंस के बारे में था। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं चला जाऊँगा। अगले दिन जुमा था, नमाज़ पढ़ के वगैरह, वो सैटरडे की सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठता हूँ, लेकिन मैं उठ के पहुँच गया। अच्छा, वो कतर के अंदर एक बहुत बड़ा सिम्पोज़ियम है, उसमें कोई 25-30 बड़े-बड़े हॉल्स हैं। एनीवे, मैं उस जगह चला गया, तो मैं वो चला गया तो ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग सब। तो वो ग्रुप्स के अंदर 6-6 लोगों के, 8-8 लोगों की टेबल्स थी। तो मेरे साथ वो लोग नहीं थे। तो एनीवे डॉक्टर्स ज़्यादा थे उसमें। तो मैंने फिर आई लिसनड इनिशियली, उसके बाद आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तो मैं स्टेज पे चला गया। आई डिस्कस द आइडिया कि भाई हाउ द फैसिलिटीज मैनेजमेंट कैन बेसिकली हेल्प यू स्पीडी रिकवरी ऑफ द पेशेंट्स।
ओके सो 2 घंटे की थी शायद, 1.5 घंटे के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि समहाउ मेरे ब्रेन ने काम करना शुरू किया. आई रियलाइज के you know the discussion is going on cardiovascular side and I'm pulling it towards the facilities side. Oh fuck, it's something wrong here. So I was in the wrong seminar in reality. I was in the wrong seminar. I was in the wrong seminar. But I wasted 75% time यार. वो 1.5 घंटा तो जाया हो चुका था. तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं यार, मैं कहाँ जाऊं. मेरे साथ वो जो मिस्त्री था, ही वाज माय सबा, उसने भी नहीं बुलाया. यार मैं तो सो रहा हूँ, तुम तो जाग रहे हो यार. तुम बताओ मुझे कि हम गलत सेमिनार में हैं. ऐसा बेवकूफ आदमी मैं भी. अच्छा वो चले गए. अब मैं वापस आ गया सैटरडे को, मंडे को, संडे को बॉस आया. अब मैं उसने कहा गए थे. मैंने कहा हाँ, मैं गया था जी. क्या सर आप? बहुत अच्छा रहा जी, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त. वो उसने कहा कि तुम ये बताओ कि वो 2 आदमी मिले. मैंने कहा वो मिले नहीं, वो आए नहीं उस सेमिनार में ना. they didn't show up, वो both these two guys, वो दोनों लोकल थे वहां पे, मिनिस्ट्री के बड़े सीनियर ऑफिशियल. मैंने कहा I would have certainly spoken to him, John, but they were not there. Okay, all right. So you went there? Yeah, I went there. Are you sure? Yeah, I'm sure. I went there. उसका you fucking liar. उसने दरवाजा खोला और उसमें से उस वीक का न्यूज़पेपर निकाला. फ्रंट के ऊपर मेरी तस्वीर थी. I was talking about this thing. It was so clapped, right? उसने कहा fucking you went into the wrong seminar. Actually, what happened is they changed the venue on Friday. On Friday, they changed the hall number, and John had got that information कि hall का number change हो गया. But he could not communicate me. He knew that I'm lying. He knew वो जानता था कि मैं lie कर रहा हूँ, कि मैं गया हूँ seminar में. But he knew that the seminar was not on that place. Seminar venue had changed. But when he looked at the newspaper next day, he said, Saeed, you did phenomenal. So that was the day I was promoted from manager to director, and then I was given a charge for so many other departments as well. So it was so much of a recognition. So most of the time I fall into things that I don't know. But you have to be genuine. Again, be genuine. Whatever you feel like. That was a terrible story. मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ यहाँ पे, फिर हम इनफॉर्मल जो बातें करनी है वो हम करते हैं. All right, okay, thank you. Just before I leave the